सो आज के दिन मनी ट्रैप स्पेशली मिडिल क्लास के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है और हम एक पॉडकास्ट फॉर्म में बैठे हैं जहां पे ऋषभ भैया और साथ ही साथ राहुल मलोदी हमारे साथ हैं। हम एक डिफरेंट कंसेप्ट पे बात करने वाले हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं तो अभी इस वीडियो को मत देखिए, जिस समय आपके पास टाइम है उस समय देखिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग हैक्स की हम बात करने वाले हैं। टोटल आपको 10 मिडिल क्लास ट्रैप से निकलने के हैक्स मिलेंगे। राउंड हम चलते चलेंगे और पॉइंट्स को कवर करते चलेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारे भैया और गुरुदेव ऋषभ भैया से। धन्यवाद मुझे गुरुदेव बोलने के लिए। ओके, तो पहला पॉइंट है, मुझे लगता है मैं ये, क्योंकि हम लेबर लॉ एडवाइजर हैं चैनल, तो हम एम्प्लॉयज़ के लिए ज़्यादा वीडियोस बनाते हैं, तो एम्प्लॉयज़ के लिए बोलना चाहूँगा कि दे शुड नो देयर वर्थ। जनरली एक बहुत डेलिकेट रिलेशनशिप रहता है बिटवीन एन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर, और हमारे देश में ज़्यादातर लोग एम्प्लॉयज़ हैं, मतलब बिजनेस ओनर्स नहीं है। ओनर्स अगर एक होंगे तो उनके 10 एम्प्लॉयज़ होंगे, तो मैक्सिमम देश में 90% जनता एम्प्लॉयज़ है और एम्प्लॉयज़ ही मैक्सिमम मिडिल क्लास है। तो उनका जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम रहता है वो उनकी सैलरी रहती है। अब जो सैलरी है वो एम्प्लॉयर के बीच में एक बड़ा डेलिकेट सा रिलेशन है। हमारे देश में सैलरी इस पे नहीं दी जाती कि उसकी वर्थ कितनी है, वो कितने का काम कर रहा है। उसको सैलरी इतनी दी जाती है कि वो छोड़ के नहीं जाए। अगर लग रहा है कि यार 25,000 में छोड़ के जा रहा है, चलो 26,000 कर देते, 27,000 कर देते। आप ये सोचो कि अगर आपने 25,000 की कहीं जॉब ज्वाइन करी है और आपका 5-5% का इंक्रीमेंट मिल रहा है साल भर में, 6-7% तो इन्फ्लेशन है, तो आप इनफैक्ट अगले साल और अगले साल जितना पिछले साल कमा रहे थे उससे कम कमा रहे हो। एंड देयर आर सो मेनी बिग आईटी कंपनीज जहाँ पे बहुत स्टैंडर्ड है 0%, 5%, 6%, 7% इंक्रीमेंट मिलना। तो या तो आपकी कंपनी आपको एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट दे, वर्थ दे आपकी कि यार हर साल 10, 15, 20%, 30% इंक्रीमेंट मिल रहा है, या फिर आपकी कंपनी के लॉन्ग टर्म ग्रोथ में आपका कुछ ना कुछ हिस्सा हो। फॉर एग्जांपल आपके पास ईसॉप्स हो, फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी में आपकी प्रॉफिट शेयरिंग है, या फिर आप स्विच करो। क्योंकि जनरली ये देखा गया है कि एम्प्लॉयज़ के केस में अगर आप स्विच करते हो तो आपको 20 से 30% तक ग्रोथ मिल जाती है, 40% ग्रोथ मिल जाती है। आईटी सेक्टर में तो ये बहुत तेजी से होता है। मैं एक रियल एग्जांपल देता हूँ। मैं 2 जनों के साथ रोज खेलने जाता हूँ। दोनों ने ऑलमोस्ट सेम कॉलेज, सिमिलर सी कॉलेज से जॉब स्टार्ट किया। पहली जॉब दोनों की कुछ 25,000 इस रेंज की जॉब थी। आज एक बंदे की सैलरी है 1.25 करोड़ रुपए और एक बंदे की सैलरी 18 लाख रुपए। जिस बंदे की सैलरी 18 लाख रुपए, उसने सिर्फ 2 जॉब स्विच करी पिछले 10 सालों में। एक ही जॉब स्विच करी, मतलब 5 साल एक जगह काम किया, 5 साल एक जगह काम किया। द सेकंड बंदे ने 7 जॉब चेंज करी है। दोनों ने सेम सैलरी से स्टार्ट किया और अब एक बंदे की सैलरी 1.25 करोड़ है। ईसॉप्स वगैरह मिला के होगी, हो सकता है इन हैंड 50 लाख मिलते हो, 60 लाख मिलते हो, लेकिन दैट्स द डिफरेंस। तो एम्प्लॉयज की जिस भी जगह उनकी वर्थ नहीं है ना, they should switch. नेक्स्ट पॉइंट है, आपने कहा भी मिडिल क्लास बाहर कैसे निकले। तो देखो, मिडिल क्लास बाहर क्यों नहीं निकल रहा, क्योंकि एक बहुत अच्छी लाइन सुनी थी मैंने कि मिडिल क्लास अमीरों जैसा जीने के लिए खर्चे कर रहा है और इसी चक्कर में गरीब होता जा रहा है। तो क्या होता है कि अगर मिडिल क्लास से बाहर निकलना है तो मैं कहता हूँ तुम तो गरीबों जैसे जियो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है कि यार मैं आराम से 15,000 तक का फोन ले सकता हूँ, तुम सोचोगे यार मैं एक बार 10 का ही ले लेता हूँ, वो बेटर है। लेकिन दिक्कत क्या है, हम अगर 15,000 का आराम से ले सकते हैं तो कहते हैं थोड़ा खींच के यार 30-35 तक जाते हैं। और ये ऐसा मोबाइल में नहीं है, मोबाइल में भी करेंगे। गाड़ी में अगर मेरी औकात वैगनआर की है तो मैं खींच के ले जाऊंगा स्विफ्ट तक। अगर मेरे बच्चे को 2,000 रुपये महीने तक मैं पढ़ा सकता हूँ, मैं खींच के ले जाऊंगा 5,000 तक। मेरे को अगर 1,000 रुपये की शर्ट की मेरी कैपेसिटी है, मैं ले जाऊंगा 3,000 तक। तो हमेशा कपड़े में, लत्ते में, खाने में, पीने में, लेने में, देने में जितनी कैपेसिटी है उसको खींच के मिडिल क्लास, अपर क्लास बनने की कोशिश करता है और उस चक्कर में सेविंग होती नहीं है, डेट ट्रैप में पड़ता है और वो हो रहा है लोअर क्लास। तो भैया अगर आपको मिडिल क्लास बने रहना है लंबे समय तक या उसको ऊपर इंप्रूव करना है तो ये शो ऑफ करना, फालतू खर्चे करना छोड़ दो, शायद इंप्रूव कर जाओगे। यार इसमें ना थर्ड पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है जो मेरे को अभी जस्ट आपकी बात से समझ आया। राम को अहंकार का ज्ञान था, रावण को ज्ञान का अहंकार था। मतलब स्पेशली जो मिडिल क्लास हमेशा मिडिल क्लास आ जाता है उसको हमेशा ही लगता है कि मुझे बहुत कुछ पता है, मुझे और कुछ जानने की जरूरत ही नहीं है, मुझे अपने स्किल्स को अपग्रेड करने की जरूरत ही नहीं है। ना वो कभी कोई बुक पढ़ेगा, ना कभी वो कोई स्किल की क्लासेस ज्वाइन करेगा, ना किसी का कोई सेमिनार करेगा, ना ही कोई यूटिलिटी वाले वीडियोस देखेगा। शायद वो वीडियोस भी देख रहा होगा तो टिकटॉक पे देख रहा होगा जो आजकल बहुत डांसिंग वाले वायरल हो रहे हैं। मतलब हमारा जो इन्फॉर्मेशन है, हमारी जो अपग्रेडेशन है वो कहीं रुक रही है। जब तक आपको ये अहंकार रहेगा कि यार मेरे में ज्ञान तो बहुत है, मेरे को तो ज्ञान की जरूरत नहीं है, तब तक आप लाइफ में इंप्रूव नहीं कर पाओगे। हमारे लिए इसलिए बोला जाता है कि हमारी बुक्स हमारी बेस्ट फ्रेंड होती है, बिकॉज जब कोई साथ नहीं देता शायद आपकी बुक काम दे जाती है और बुक साथ दे जाती है। दैट इज बिकॉज बुक से आप बहुत कुछ सीख जाते हो, वो भी सेल्फ हेल्प बुक्स। सो मिडिल क्लास से अगर बाहर निकलना है तो सबसे पहले आपको अपने स्किल को डेवलपमेंट करने की कोई सी भी एक हैबिट रखनी पड़ेगी। चाहे आप किसी से सेशंस लेने की हैबिट रखो, चाहे बुक्स रखने की हैबिट रखो, बट खुद को अपग्रेड तो करना ही पड़ेगा, वरना जहां हो अगर जो अभी तक कर रहे थे वो करते रहोगे, वहां से कभी भी बाहर तो नहीं निकलोगे। इसमें मैं एक चीज ऐड करता हूँ, जो हमने दोस्त की बात कही ना, जैसे मेरी जो ब्रिंगिंग अप हुई, जो फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं थी, बहुत ज्यादा अच्छा सर्किल नहीं था, तो किताबें ही दोस्त थी कि यार आज मैंने को है ना ये चीज
कोई आसपास यार दोस्त अड़ोसी पड़ोसी तो नहीं बता सकता। तो वो किताब बता रही है, आज मैं किताब से ये सीखा, तो वो दोस्त बनती है। और मैं बात भी ऐसे ही करता हूँ, जैसे यार आज सुबह मेरी है ना उनसे मीटिंग थी, वॉरेन बफे से मीटिंग थी। हाँ 1.5 घंटे पॉडकास्ट था ना, सुन रहा था। तो मीटिंग ही थी कि मैं वॉरेन बफे से बात करके आया इस मुद्दे पे। यार स्टार्टअप को लेके कुछ कंफ्यूजन था, मैंने संजीव बिखचंदानी से बात कर ली। और उनसे कैसे बात कर ली, पॉडकास्ट देखा उनका 1.5 घंटे का, वो बात ही तो है और क्या है। और आप मुझे ऐसा याद है कि आप जब पॉडकास्ट देखते हो तो उसके नोट्स भी बनाते हो। हाँ मैं बनाता हूँ, मैंने बहुत नोट्स बनाए आपके भी, आपकी कई वीडियो के नोट्स बनाए मैंने। अरे एक बाप जागरूक टॉक्स करके जो था ना आपका सेशन, उसके बहुत नोट्स बनाए मैंने। बाप रे। अमेजिंग। और पता है आजकल ना आधे लोगों की तो दोस्ती दोष बने हुए हैं उनके जीवन के। मतलब वो जैसे ही दिखता है कि सामने वाला बंदा प्रोग्रेस कर रहा है, उसको किस तरीके से उसको वापस उसी सर्कल में दारू पिलाने के लिए रात में बिठा सके और उसको समझा सके कि तू हमारे ग्रुप से निकल रहा है, वरना तू वापस हमारे जैसी उसी औकात पे आ जा। हर वरना व्यक्ति तुझे निकलने चाहता है देंगे। जिंदगी में अच्छा करे, बस उससे अच्छा नहीं। वाह, अरे यार। 1 2 3 डन। अब तो 4th पॉइंट की बारी आ गई। चलो 4th पॉइंट, अगेन टॉकिंग फ्रॉम माय एम्प्लॉय पर्सपेक्टिव। एम्प्लॉयज के पास एक बहुत लिमिटेड कैपिटल होती है और मुझे लगता है सिर्फ इन्वेस्ट करके वो कभी अमीर नहीं बन सकता। जैसे हमने कहानियां सुनी थी 2-3-4 साल पहले कि यार बिटकॉइन में 1 रुपया लगा है 100 रुपये हो गए, ठीक है, लेकिन 1 रुपये का 100 रुपये होने के लिए बीच में कई सारे पड़ाव आए थे। 1 रुपये जब 2 रुपये हो गया तो क्यों नहीं बेचा, 100% गेन है। 2 रुपये 4 रुपये हो गया, 400% गेन। 10x हो गया, 10x पे तो बेचना चाहिए था, नहीं बेचा तभी वो 100x हुआ है। तो जिंदगी में ना अगर आपको किसी चीज पे बहुत कन्विक्शन है और आप अभी मिडिल क्लास हो और स्पेशली यंग हो, कि आपके पास बहुत पैसा भी नहीं है और आपके पास बहुत जिंदगी भी है अभी जीने के लिए, लायबिलिटीज नहीं है ज्यादा, तो आपको रिस्क लेनी चाहिए। और रिस्क किस पे लेनी चाहिए, उस स्टेज पे रिस्क ले लो जिस पे यार दिल से बहुत जोरदार कन्विक्शन हो कि यार जब लगे ना कि यार दिल बोल रहा है तो एक बार करके देख लो क्या हो जाएगा। रिस्क वर्स्ट केस क्या, आपके पास अभी भी कुछ नहीं है, बाद में भी कुछ नहीं होगा। तो जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैंने यार पिछले 7 साल 8 साल में बहुत सारी ऐसी चीजें करी और ऑलमोस्ट सब में फेल हो गया, लेकिन हर एक चीज ने मुझे ये दिखाया कि यार ये करना ही था, मुझे करना ही था। और उन 10 चीजों में शायद 2-3 चीजें चल गई। तो अगर आपको लगता है कि यार मुझे से, मैं ये नहीं बोल रहा कि ऐसे कुछ शेडी स्टॉक ले लो, कुछ कर लो, कि बहुत वैसा, बट पॉइंट रिस्क है तो इश्क है। रिस्क है तो बट थोड़ी रिस्क लेनी पड़ेगी आपको, कहीं ना क्योंकि कहीं। आपके पास वो बेस नहीं है। एक अमीर को अमीर बने रहने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि उसके से 1 करोड़ रुपए आपके पास ऑलरेडी, आप उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करोगे, आप उसकी से एफडी भी करा लोगे तो साल का 9 लाख रुपए आपको मिलता रहेगा। लेकिन आपके पास जब है ही 9 लाख रुपए, तब आप उससे 1 करोड़ रुपए कैसे बनाओगे? If you have to invest in something which can make it 10x. So either you invest in some asset class which you like truly believe in, और आपको पता है कि यार ये 2x भी हो जाएगा तब भी मैं बेचूंगा नहीं, मैं 10x 50x 100x तक इसको होल्ड करके रख सकता हूँ क्योंकि मुझे इसमें इतना कन्विक्शन है। या फिर ऐसा कुछ बिजनेस डालो या कुछ ऐसा साइड हसल करो, समथिंग विच यू आर ट्रूली पैशनेट अबाउट, ट्रूली कन्विंस्ड। उतनी रिस्क आपको जिंदगी में लेनी पड़ेगी, क्योंकि उसके बिना आप इस ट्रैप से बाहर नहीं निकल पाओगे। चाहे कितने भी रोज आप SIP कर लो, 20,000 की SIP डाल के रखिए, आप करोड़ तक पहुंचने में आपकी आधी जिंदगी निकल जाएगी। भैया आपकी स्टोरी मुझे पूरी पता है और मुझे ये भी पता है कि लेबर लॉ बनने से पहले आपके कई फील्ड स्टार्टअप्स भी रहे। सो आपके लिए क्या कन्विक्शन था कि यार मैं फेल होता जा रहा हूँ, उसके बाद में वापस से एक और नई चीज ट्राई कर रहा हूँ? और बीच में आपने बताया था कि आप सैलरी भी विड्रॉ नहीं कर रहे थे अपने लास्ट स्टार्टअप से, जो आपकी और हमारी तो बात हुई है। मैंने सिर्फ यही बोला कि यार मैंने बोला मेरे पास ओनली थिंग आई हैड इज अ गुड कॉलेज डिग्री, और उस IIT बॉम्बे। उस कॉलेज ने मुझे, हाँ, तो उसके बाद बट मेरे पास, मैं समझ लो मैंने उसके बाद कम से कम 8 साल तक 7 ईयर्स तक मैंने 30,000 रुपए से कम मंथली कमाए, है ना। बट उस समय हर चीज में चले जा रहा था, मैं जो भी कर रहा था खुद का कर रहा था, चले जा रहा था विथ ओनली दिस कन्विक्शन कि यार एक अच्छी डिग्री तो पड़ी है, कुछ नहीं तो जॉब कर लेंगे, और जब तक कुछ कर रहे हैं अपने पसंद का तो ये कन्विक्शन है कि लाइफ में कुछ तो अच्छा बना ही लेंगे। तो यही कन्विक्शन मुझे लेके चला गया कि यार अब अच्छा ये एडटेक स्टार्टअप में मजा आ रहा है, चलो ये करके देखते हैं, चलो यार कंसल्टिंग में मजा आ रहा है, चलो ये करके देखते हैं, चलो कंटेंट क्रिएशन में मजा आ रहा है, चलो ये करके देखते हैं। जो मजा आ रहा है वो करते गया, उसमें से फिर कोई एक चीज चल गई। ये बात इन्होंने बताई नहीं, हम लोग दुबई में थे जब आपने एक में कोई चीज बोली थी कि एक समय ऐसा था कि मेरी IIT बॉम्बे, ऑब्वियसली सब लोग एक सेलिब्रेटेड लोग हैं और वहाँ पे सारे लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं लाइफ में। एक ऐसा समय था कि मेरे सारे दोस्त मेरे से लाइफ में बहुत फाड़ रहे थे और कई बार आपको वो होता भी था कि यार सब लोग इतना बेटर कर रहे हैं और मैं नहीं कर रहा। फिर अब आज एक ऐसा समय आएगा कि सब कहाँ है और अब हम कहाँ पहुंच गए, तो शायद वो कंपाउंडिंग काम करी आपके लिए। तो रिस्क लेनी पड़ेगी थोड़ी रिस्क सी, लेनी अगर आपको पड़ेगी। इस ट्रैप से बाहर निकलना, यू हैव टू टेक सम रिस्क। इसमें एक और इंटरेस्टिंग जो आपने बोली ना, इसमें एक चीज है, जैसे वेल्थ हमेशा इक्विटी से बनती है।
अब बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस में 100% इक्विटी आपके पास होती है, जितना एफर्ट करोगे उतना रिजल्ट मिलेगा। तो जॉब में हमेशा क्या होता है, जॉब में आप मेहनत कर रहे हो लेकिन आप इक्विटी नहीं, कितनी मेहनत लगा लो वो 10%, 20%, 25%, 50% का भी अप्रेजल हो सकता है, लेकिन वो जो आप इक्विटी आपको देगी ना वो कभी नहीं देगी। तो जो इनके शायद दोस्तों की कहानी शायद वो हो सकती है कि जो पुराने सारे दोस्त थे इनके, जॉब्स में थे, इधर उधर थे, वो आगे बढ़ रहे थे, कितने ही आगे बढ़ रहे थे, पर जॉब में थे, इक्विटी तो नहीं थी। ये बंदा इक्विटी पे काम कर रहा था, तो इक्विटी जब भी फटी वो फटती, वो 100 जॉब पे बारी होती है। वाह यार। सही बोले आप यार, यार। ये बोल- ये तो पॉइंट नंबर 50 हो बोलने गया में यार। बहुत ही गजब आते हैं इसी यार। पॉइंट को और एलिब्रेट करो ना, इक्विटी की इक्विटी में बोलता देखो, पैसा इक्विटी से ही बनता है। अब इक्विटी या तो खुद का बिजनेस डाल लो तो 100% इक्विटी, और या फिर तुम क्या बोलते हो दूसरा पैसा कहाँ से बनेगा, बोले स्टॉक मार्केट से, वहां तुम दूसरे की इक्विटी खरीद रहे हो, पैसा तो इक्विटी से ही बना रहे हो ना भाई, और कहाँ से पैसा बन रहा है। अगर तुमने कहा मैंने रिलायंस का शेयर खरीदा, वो 1 लाख का शेयर था भाई साहब, वो 1 करोड़ पहुंच गया मेरा, तो अल्टीमेटली इक्विटी से ही तो बना। मोटा भाई की इक्विटी बड़ी थी, तुम उस इक्विटी में थोड़े से हिस्सेदार थे, तो तुमने भी कमा लिया। तो अल्टीमेटली जो पैसा बनेगा, जो मेरे एक पॉइंट आपने कहा ऐड करो, तो मैं कहता हूँ सही जगह इन्वेस्ट करो। कई लोग कहते हैं राहुल जी हमने ना बहुत पैसे कमाए, हाँ फिर सब पेट काट काट के पैसे बचाए, हाँ फिर उसको इन्वेस्ट कर दिया, कहाँ, पॉलिसी करा ली, अरे बावड़े इंश्योरेंस पॉलिसी कराई, तूने टर्म इंश्योरेंस कराया, बहुत अच्छी बात, मेडिक्लेम कराया, बहुत अच्छी बात, तूने वो वाली यूलिप करा दी, पागल है क्या तू। सर मैंने ये वाली सरकार की योजना दी, सरकार की योजना में उतनी रिटर्न, सरकार है ना जो भी योजना निकालेगी उस योजना में इतनी रिटर्न निकलती है इन्फ्लेशन के बराबर जितनी, क्योंकि सरकार कहती है तुम्हें जिंदा रखने की जिम्मेदारी है, आगे बढ़ाने की नहीं। तो सरकार की स्कीम में जितनी भी रिटर्न निकलेगी, या ये जितनी भी आपकी पॉलिसी वगैरह ना कि 1 लाख रुपए हर महीने में डालता हूँ फिर ऐसे करके इतना हो जाता है, वो जितना भी उसकी IRR निकालोगे ना तो वो इन्फ्लेशन के आसपास या उससे नीचे ही बैठेगी। तो ये सब डेड इन्वेस्टमेंट है और बैड इन्वेस्टमेंट है। तुमको लगता है कि पैसा इन्वेस्ट करने से हमेशा बढ़ता है, नहीं, पैसा सही जगह इन्वेस्ट करने से बढ़ता है। तुमने पैसे को कहा कि मैंने इन्वेस्ट कर दिया, कहाँ कर दिया मैंने साहब, उसमें FD करा दी, FD करा दी, देखो अभी आज की रेट में भाव सही है 8-9% आ रहा है, लेकिन शुरुआत में 5-6% के बाद आते हैं, आज 9 है, मान लो कुछ समय बाद कम हो जाएगी। ये एक रेट है, इन्फ्लेशन को अभी ठीक ठाक बीट किया है इसने, ठीक। गोल्ड है वो आपकी इन्फ्लेशन को मेंटेन कर जाता है, लेकिन इंश्योरेंस पॉलिसी वो नीचे डाल देती है। बाकी आप जो बात करेंगे गवर्नमेंट स्कीम्स वो नीचे डाल देती है। अगर इक्विटी को, अगर किसी ने बीट किया इन्फ्लेशन को, सिर्फ बीट किया है, या तो रियल एस्टेट बीट करता है या स्टॉक मार्केट बीट करता है। रियल एस्टेट का बीट करता है, मोटे पैसे होने चाहिए भाई, कि यार कोई अच्छी जगह अच्छा प्लॉट समझ में आए और लंबे समय तक लेके बैठे रहो तो बीट कर देगा। लेकिन रियल एस्टेट में दुनिया भर के फ्रॉड है, इतनी मोटी इक्विटी एक बार में इतने मोटे पैसे आते ही नहीं। तो तुम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, इक्विटी। तो या तो तुमको भरोसा है कि यार मुझे धंधा करना नहीं आता, तो दूसरे के धंधे में इन्वेस्ट कर दो। तुम्हें लगता है मैं कर लूंगा, तो खुद का धंधा कर दो, क्योंकि धंधा ही तुम्हें सही बंदा बनाएगा। वाह, वाह, बंदा ही आपका सही बंदा सही बनाएगा। बंदा बनाएगा। इसमें मैं एक है ना एनवीडिया का एग्जांपल देता हूँ। अभी तो एनवीडिया दुनिया की सबसे अमीर कंपनी बन गई, मार्केट लास्ट 5 कैपिटलाइजेशन साल हाईएस्ट। में 32-33 गुना वो स्टॉक हो गया तब। लेकिन अभी कंपनी में सक्सेस ही उनका बड़ा कर्ज बन गया, ऐसा मैंने सुना कि वहाँ पे कई एम्प्लॉइज के जो ESOPs थे, जो उनको से 100,000 के ESOPs मिले हुए थे, स्पेशली इंडियन से वो सारे लोग, आज ही मैंने आर्टिकल पढ़ा 50 सुबह। लाख 60 लाख रुपए के ESOPs मिले हुए थे, अब वो 10-10 20-20 मिलियन के हो गए। एंड एवरीवन इज लाइक कि अब तो जॉब छोड़ के हम रिजाइन कर रहे हैं और अब जा रहे हैं घर। रिटायरमेंट हो गया। बट पॉइंट इज, बीच में पहले न्यूज आई थी कि जब फ्लिपकार्ट का एक्विजिशन हुआ था, तब कई एम्प्लॉयज को वहाँ पे जो पहले 100 एम्प्लॉय में वहाँ पे जो एक काम खाना बनाने वाला था व्यक्ति, या इवन हमने एग्जांपल सुने हुए गूगल के, जो गूगल का 12th एम्प्लॉय था, हु वाज अ शेफ देयर, उस बंदे को भी आज 100 200 500 मिलियन, इतने बहुत उसके पास पैसे हैं। तो वो भी पैसे उनको इसीलिए मिले क्योंकि जिस कंपनी में काम कर रहे थे वो कंपनी बहुत बड़ी हुई। अगर वो सिर्फ कंपनी बड़ी होती और उनका स्टॉक्स ऑप्शंस नहीं होते ना, तो वो अमीर नहीं बनते। लेकिन वो अमीर बने क्योंकि उनका कंपनी के ESOPs भी थे। एनवीडिया का एग्जांपल है, फ्लिपकार्ट का एग्जांपल है, गूगल का एग्जांपल है, जितने भी स्टार्टअप्स एक्वायर हुए ना, सबके एग्जांपल है। अभी बीच में बायजूस ने वाइटेड जूनियर को खरीदा था, कई सारे वाइटेड जूनियर वाले एम्प्लॉइज को बहुत सारे पैसे मिल गए थे। बायजूस का बाद में नाम मत लो, वो- जूते पड़ेंगे अभी यहाँ पे। वहाँ पे बाद में बायजूस का भी 12 बज गई। 22 बिलियन डॉलर की साली खत्म ही हो गई, बिलियन डॉलर, सॉरी, हाँ, सबसे बड़ा स्टार्टअप। बट पॉइंट इज, जिनके पास ESOPs थे ना, उनके पैसे बन गए। ESOP की 2 कहानी और बताता हूँ जो मुझे याद आती है। ये जो नाइक का शूज लोगो है ना, राइट वाला, जस्ट डू इट, अरे हाँ, वो ये- जिसने बनाया था उसने कहा था भाई कितने पैसे, बोले तो $500 ले ले यार, शेयर ले ले। बोले यार डॉलर का क्या करेंगे, शेयर ही दे दो। वो उसकी वर्थ 2-3 करोड़ रुपए है। तो वो जो राइट था, वो जो उसने बनाया, उस समय अगर पैसे ले लेती तो उसके बाद है 2-5 हजार रुपए, और उसने शेयर ले लिए, वो हो गए 2-3 करोड़ रुपए। सेकंड, एक बंदा है पेंटर है, उसने फेसबुक की जो वॉल है ना, ऑफिस की वॉल को पेंट किया,
तो बोले कितने रुपए, बोले यार 5-10 हज़ार डॉलर। फिर क्या, चल छोड़, तो शेयर ही दे दे। वो जो शेयर दे दिए वो मिलियंस में चले गए। तो भाई साहब ये फॉरेन में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इनफैक्ट याद है ना बिटकॉइन की स्टोरी, कि बिटकॉइन में पहली बार जिस बंदे ने पिज्जा। बिटकॉइन का यूज किया था वो पिज्जा के अगेंस्ट 2 बिटकॉइन दे दिए थे। तो दुनिया का सबसे महंगा पिज्जा 10,000 बिटकॉइन। 10,000 बिटकॉइन, 10,000 10,000 बिटकॉइन के बदले एक पिज्जा। तो दुनिया का सबसे महंगा पिज्जा है वो। राइट तो ये इक्विटी का गेम थोड़ा सा ऐसा ही है। इसमें ना मैं नेक्स्ट पॉइंट पे भी जाता हूँ और इसको कंटिन्यू भी करता हूँ। पावर ऑफ कंपाउंडिंग सबसे ज्यादा काम करती है टुवर्ड्स द लेटर स्टेज। हमें लगता है कि हमने पावर ऑफ कंपाउंडिंग के जैसे नंबर्स आपने सुने होंगे, 15%, 15,000 रुपए 15 साल के निवेश करोगे 1 करोड़ रुपए होगा। वही 15% से आप 15,000 रुपए 30 साल के निवेश करोगे तो 10 करोड़ पहुंच जाएगा। तो नंबर्स बड़े अच्छे लगते हैं, पर जो ये 1 करोड़ से 10 करोड़ वाली जर्नी है ना, इसके मेजॉरिटी पैसा जो आपका बनता है वो आखिरी के 5 साल में बनता है। तो इक्विटी में चाहे आपका खुद का बिजनेस हो, चाहे आप किसी और के बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो, टाइम देना जरूरी है, बिकॉज वो आखिरी के समय पे ही वो पैसा बनेगा। जैसे इनके भी एग्जांपल आया, खुद का पर्सनल एग्जांपल, पहले स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं हो रहा था, अब जाके वो लेबर लॉ इतना बड़ा ब्रांड बन गया और अब बिलियंस में मिलियंस में बातें हो रही है। तो वो अब हो रही है, बट स्टार्टिंग में नहीं हुई थी। उन्होंने भी टाइम दिया अपने बिजनेस में। तो मेरे को क्या लगता है, लाइफ में बड़ा मिलने से पहले ना आपको टेस्ट होता है। जितना बड़ा टेस्ट उतना बड़ा आपका लाइफ में सक्सेस होगी। और कई बार हम जैसी सी बातें, जब हम यहाँ पे भी बिजनेस की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप अपनी जॉब से अलावा भी कुछ करो, तो कई बार हम एक्स्ट्रा हाइपर होके अपनी जॉब को कहते हैं कि भैया तू साइड हो जा, मैं तो चला बिजनेस करने, और सब कुछ छोड़ देते हैं और दाव पे लगाते हैं। वो नहीं करना होता स्टार्टिंग में। मेरे हिसाब से अगर आप जॉब कर रहे हो तो पहले साइड हसल करो, वो तुम्हारी मेहनत का समय है। तुम्हारे 8 घंटे के जॉब के बाद भी अगर तुम्हें 5 घंटे अपने स्टार्टअप पे देना पड़ रहा है तो देना पड़ेगा, बिकॉज वो 8 घंटे से तुम्हारा घर चलेगा। 8 घंटे तुम्हारी सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। और जो तुम साइड हसल कर रहे हो वो आज के ट्रेंड पे मत करो। 5 साल बाद क्या ट्रेंड हो सकता है उसको कैप्चर करने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल, आज सब क्रिएटर्स बनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि दिख गया कि भाई क्रिएटर्स सक्सेसफुल हो गए, क्रिएटर्स के पास पैसा है, क्रिएटर्स के पास फेम है, आज क्रिएटर्स बनना चाह रहे हैं। क्या 5 साल पहले कोई बनना चाह रहा था? नहीं। पर आज मेजॉरिटी लोग फेमस क्रिएटर्स में वही है जिन्होंने 5 साल पहले इस ट्रेंड को शायद स्पॉट किया कि यार चलो बनते हैं। तो आज जरूरी नहीं कि सिर्फ क्रिएटर ही बनना है आपको। ऐसे ही मेरे को याद है जिस समय मैं बच्चा था, उस समय अभी एस्ट्रोनॉट्स बहुत फेमस हुए थे और चांद वांद पे गए थे और बड़ी कहानियां हुई थी और बड़ी बात हुई थी, और हमारी क्लास में पूछा जाता था कि क्या बनना है। सबको एस्ट्रोनॉट बनना था। वो अपनी कहानी है, अपनी पुराना समय है कि बचपन में हमें सबको एस्ट्रोनॉट बनना था, क्योंकि उस समय वही ट्रेंड में था। आज सबको क्रिएटर बनना है। एक ये भी बहुत बड़ी बात हो सकती है कि ट्रेंड फॉलो मत करो, क्योंकि जो भी ट्रेंड फॉलो करके आया ना वो निमट गया। जिसको इच्छा से इंजीनियर बनना था वो बना, तो वो फोड़ रहा है। और जो देखा देखी बना वो पिट गया। जो इच्छा से डॉक्टर बना वो फोड़ रहा है, जो देखा देखी बना वो पिट गया। तो यूट्यूबर अपन बने थे इच्छा से, पैशन से, पागलपन से, तो अच्छा चल रहा है। अब जो लोग देखा देखी में बन रहे हैं वो है कि यार कुछ नहीं हो रहा भाई। और ये पहले 2 हाँ। साल तो मुझे तो आइडिया नहीं था पैसे भी मिलते हैं। मुझे पैसे मिलते हैं इन्होंने बताया था। वो भी अपने उधर वो एक इवेंट में अपन गए थे जहाँ पे मेरे पास 25-30 हज़ार सब्सक्राइबर थे। मैं एकदम चौड़े में कि भाई 25,000 सब्सक्राइबर ये मिलते हैं। मैंने कहा क्या करते हो? बोला यूट्यूबर हूँ। मैंने कहा कितने सब्सक्राइबर? बोले 5-6 लाख हो गए करीब। अरे मैंने कहा ये क्या मिल गए? तो फिर वहां से हमारी पहली दोस्ती स्टार्ट हुई। मेरे थी। साथ एक और मिल उल्टी गए। कहानी। मुझे सबसे पहले ये मिले थे किसी फंक्शन में मुंबई। बोले मैं यूट्यूब पे हूँ, मेरे 1.25 लाख फॉलोअर हैं। मैं कहा वो क्या होता है? मैं पूछ रहा हूँ वो क्या होता है, क्योंकि यूट्यूब तो क्यों यूट्यूब मैं जब देखता था, मेरा जो सर्किल था ना, जहाँ मेरे स्कूलिंग हुई, कॉलेज हुई, जिस मोहल्ले में मैं रहता था, वहाँ यूट्यूब का मेन तो पहली बात तो यूट्यूब मेरे फोन में तो वो पुराना वाला फोन है जिसमें इंटरनेट ही नहीं है। तो मैं तो किसी के मोबाइल से देखता हूँ, और यूट्यूब में हम देखते हैं किसी पिक्चर का ट्रेलर आया तो, कोई गाना देखना है तो मुझे यूट्यूब पे तुम क्या कर रहे हो भाई, और तुम ऐसा क्या कर लेते हो, और तुम्हारे भी सब्सक्राइबर होते हैं क्या? तो जब इसके 1.25 लाख थे तो मुझे हवा नहीं थी कि होता क्या है। वाह, ये कब की बात है? ये कब मैंने 2018-19 में थे। 19 में 19 में 18 नहीं यार, 18-19 नहीं बल्कि 17-18 के आसपास। नहीं उस समय तो थे ही नहीं मेरे इतने सब्सक्राइबर ही। जितने भी थे अपन जब मिले थे आपके 1.25 लाख 19 का होगा, बट आपके 1.25 लाख थे। 1.25 लाख नहीं 12,000 होंगे। हाँ, जो भी पॉइंट था, बट पता नहीं था। मुझे पॉइंट टू पता बी ही नहीं नोटेड कि हाँ। 5 साल पहले ही हैड नो आइडिया भाई No मेरे idea. को कि यूट्यूब के सब्सक्राइबर कितने होते हैं, और आज मिलियंस में 5-10 मिलियन सब्सक्राइबर है, ज्यादा ही होंगे। तो वो सोचा 5 साल की जर्नी कितनी खतरनाक रही है। अमेजिंग रही है। पॉइंट नंबर 7, और मेरा तो पहला पैसा ही जो $100 देता है यूट्यूब, वो आए 2 साल बाद तक। मुझे पता ही नहीं था कि मोनेटाइजेशन शायद कुछ होता है, कि पैसा आता है, ये नहीं पता था। ये पता था कि फेमस होते हैं, बिकॉज देखते थे कुछ क्रिएटर्स को भाई फेमस हो रहे हैं, लोग मिलते होंगे, सेल्फी खिंचाते होंगे। सबका बचपन में एक सपना होता है कि मैं फेमस होऊंगा, बट ये पता नहीं था कि ये बड़ा बन जाएगा। तो आज आपको क्रिएटर के पीछे नहीं भागना, ये सोचना है कि किसमें आपको इंटरेस्ट है, फिर उसको अलाइन कर दो कि अगले 5 साल में क्या चल सकता है। उधर साइड हसल करना स्टार्ट करो। जॉब छोड़ना इज नॉट अ सॉल्यूशन। बोलना बहुत आसान होता है कि जॉब छोड़ दो, पर जिसकी ईएमआई चल रही है साल की, जो हर महीने जिसकी ईएमआई आती है, स्कूल बच्चे के स्कूल की फीस आती है, घर पे पैसा देना पड़ता है, पेरेंट्स को भी पैसा देना पड़ जाता है, उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि भाई मैं बिजनेस में भाग जाऊं। जो परसेंटेज है 10 करोड़ यूट्यूबर है कहने को, ये गूगल का डेटा है। गूगल के ऑफिस गए थे मुंबई में, गूगल ने कहा 10 करोड़ यूट्यूबर है। कितनों के पैसा आता है 10 करोड़ में से बताओ? क्या पता?
आप बताओ। 10 करोड़ में से 1,40,000 के आता है। अच्छा, अब 1,40,000 के आता है, उसमें से भी कई ऐसे हैं जिनके एक के 3 अकाउंट है, तो इफेक्टिवली 50,000 आदमी, अच्छा इनमें से 1,40,000 कमाते तो 2,000 ही है। 1,40,000 में वो भी इन्वॉल्व हैं जिनके कभी जीवन में गलती से $100 आ गए थे, अब दोबारा कुछ नहीं आया। तो जिनके कभी जीवन में पैसा है वो 1,40,000 है, तो बाकी क्या कर रहे हैं देख लो। वाओ, तो अपन तो बहुत पीक ऑफ द पीक में है, 1% में नहीं है, 0.001 में है अपन। वेरी इंटरेस्टिंग है। सही बात है, आप तो बिल्कुल हो सर। 0.7 धन्यवाद। ठीक है, तो 0.7 में बोलूंगा, जो थोड़ा सा बात पहले राहुल ने भी कर दी थी, नेवर मिक्स योर इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस। सो हमारे भारत में जो टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस है उसका पेनिट्रेशन रिलेटिवली कम है। अब धीरे धीरे गवर्नमेंट ने भी बना दी है तो बढ़ रहा है। हेल्थ इंश्योरेंस का जो गवर्नमेंट स्कीम है, क्योंकि आयुष्मान भारत हो गया है, राजस्थान गवर्नमेंट की चिरंजीवी योजना हो गई वगैरह, तो उसके थ्रू थोड़ा बढ़ गया। बट पॉइंट इज, एक बीमारी ज़्यादातर मिडिल क्लास को लोअर मिडिल क्लास बनाने में या बीपीएल बनाने में सिर्फ एक बीमारी ही होती है, और आजकल बीमारियाँ इतनी खतरनाक हो गई, फॉर एग्जांपल कैंसर हो गया, इवन डायबिटीज़ भी हो गई, बहुत लंबा समय तक आपके साथ चलती है और बहुत उसमें पैसा लग जाता है। अगर आपके पास एक अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, या टचवुड खुदा ना खास्ता आपके फैमिली में किसी के साथ कुछ ऐसा हादसा हो गया कि वो नहीं रहा, मेन कमाने वाला मेंबर नहीं रहा, पूरी फैमिली का फिनेंस की सत्यानाश हो जाता है। और ऐसे में अगर आपने यूलिप ले रखी है तो उसमें क्या होगा, उसमें पहली बात तो इंश्योरेंस कंपोनेंट इतना सा होता है, आपने से 10 लाख की यूलिप लगा रखी है, उसके साथ 10 लाख रुपए का आपको टर्म इंश्योरेंस मिला हुआ है, क्या करोगे आप 10 लाख रुपए का, है ना? तो यू हैव टू हैव अ टर्म इंश्योरेंस, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस में फंडा क्या है, यूलिप में ऐसा है कि यार 1 लाख रुपए आपको देने ही देने हैं, और उससे पहले आपने प्री मैच्योर विड्रॉल कराया तो आपको रिटर्न भूल जाइए, आपका मूलधन भी चला जाएगा, है ना? जबकि टर्म इंश्योरेंस फंडा ही रहता है कि यार अगर कुछ हो गया तो आपको आगे का पेमेंट नहीं करना, उसका पेमेंट भी कितना होता है, 5, 7, 10 हज़ार रुपए, जो हर कोई बंदा इवन जॉब चली भी गई तब भी कर सकता है। तो एक तो इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को कभी मिक्स मत करिए। दूसरा, एक छोटा सा इमरजेंसी फंड बनाइए। जैसे क्या होता है, किसी के पास है ही बेचारे का 50,000 रुपये, लाख रुपए हैं, उसने सारा के सारा कहीं ना कहीं स्टॉक्स में डाल रखा है, इक्विटी में, रिस्क में डाल रखा है। सबसे पहला काम होना चाहिए जब आपके पास थोड़ा पैसा है तो उसमें से एटलीस्ट इतना पैसा कि यार जो आपको 2-4 दिन 5 दिन अगर कुछ एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल में आपको बिल भरना पड़े, उतना पैसा आपका सेफ एसेट्स में होना चाहिए। मैंने माना कि यार गवर्नमेंट या एफडीज या आपको कभी रिच नहीं बनाएगी बहुत ज़्यादा, लेकिन उतना पैसा आप अपने सेफ एसेट्स में डाल के रखो जो आप इमीडिएटली विड्रॉ कर सको, क्योंकि स्टॉक मार्केट में आपने जो पैसा डाला है वो ऊपर नीचे होता रहेगा। अगर आपके साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ और आपने डिप में अपना पैसा विड्रॉ किया तो आपने 1.5 लाख जो इन्वेस्ट कर रखे थे, हो सकता है 1 लाख रुपये हो गए और 75,000 रुपये हो रखे हो, और फिर आगे की उसकी कंपाउंडिंग और खराब हो जाएगी। तो एटलीस्ट जितना आपको लगता है अगर 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, जो भी आपकी 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने को आपको अच्छे से सर्वाइव कर ले, उतना पैसा आप सेफ इमरजेंसी फंड में डाल के रखिए, जहां से आप इमीडिएटली 1 डे नोटिस पे विड्रॉ कर सकें, चाहे वो एफडीज हो, चाहे वो लिक्विड फंड्स हो, चाहे वो आप, और आनंद भाई उसमें और एडिशन कर सकते हैं कि कहाँ पे इमरजेंसी फंड इन्वेस्ट करना चाहिए। तो नेवर मिक्स योर इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट एंड कीप अ स्मॉल इमरजेंसी फंड रेडी। परफेक्ट है सर ये जो आपने कहा, इसमें बस मैं एक सिंपल सा एडिशन ये करता हूँ, मेरे भी कहने का यही मतलब है, जब भी आप अमीर बनने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो स्टॉक मार्केट है, पर ये जब आप बात कर रहे हो कि यार इमरजेंसी की कल को कुछ हो ना जाए, मैं बच के तो रहूं, उसके लिए तो ये जो आपका एफडी और गवर्नमेंट है ये बेस्ट है। आप तो सीक्वेंस समझो, सीक्वेंस सिंपल सी, आप पहले टर्म इंश्योरेंस कराओ, मेडिकल इंश्योरेंस कराओ, 6 महीने का इमरजेंसी फंड रखो, बाद में बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की। तो कोई बोलता है ना कि सर मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, शेयर बताओ, मैं पहले तेरे 6 महीने का इमरजेंसी में कुछ है क्या, बोले नहीं, मेडिक्लेम कराया नहीं, टर्म नहीं, तू इन्वेस्ट ही मत कर, तू पहले याद तो कर, पहले तेरी इज्जत तो बचा, तू भाई तू पहले गड्ढे में है, वहां से बाहर तो निकल, ऊपर बढ़ने की छोड़, को सीढ़ी बताओ, तू पहले गड्ढे से तो बाहर आ जा। तो गड्ढे से याद आया मेरा अगला पॉइंट कि भैया डेट ट्रैप में मत फंसो। देखो डेट ट्रैप क्या चीज है, इसको ऐसा समझना, जैसे वॉरेन बफे का एक सिंगल सा रूल है कि कहते हैं इन्वेस्टमेंट में 2 रूल है साहब। पहला कि पैसे को कभी मत खोना, नेवर लूज योर कैपिटल। दूसरा, पहले रूल को हमेशा याद रखना कि भाई कैपिटल सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब ऐसा करो, आज के 30 साल पहले मैं भारत में आपको लेके जाता हूँ, मैं मेरे बचपन से बताऊं, अगर हमारे मोहल्ले में कोई किसी घर में गलती से बैंक का आदमी आ गया तो बैठ के बातें हो जाती थी, अरे बैंक वाले आए हैं, पैसा ले रखा, पैसा, कर्जा। तो पहले कर्जा लेना एक सामाजिक बुराई मानी जाती थी कि बैंक से अगर आदमी घर पे आ गया या क्रेडिट कार्ड ले लिया या लोन ले लिया तो भैया इसकी तो बहुत हालत खराब है, क्या कर दिया इसने। तो पहले कर्जा एक्सेप्टेबल नहीं था, सामाजिक बुराई था। आदमी कहता था मैं जितना कमाता हूं उसी में से खर्चा निकालूंगा, कम खा लूंगा, गम खा लूंगा, पर पैसा उधार नहीं लूंगा, सर पे कर्जा नहीं होना चाहिए। ये हमारी पुरानी मेंटेलिटी थी और बहुत सही मेंटेलिटी थी। आज के 30 साल पहले आरबीआई का डेटा ये कहता है हमारी सेविंग होती थी 57%, 57%। जैसे हमारे पिताजी या दादाजी की बात करें, उनको अगर 1,000 रुपये तनख्वाह मिलती थी, वो कहते थे 100 रुपये बेटे की शादी के, 50 रुपये पढ़ाई के, 100 रुपये घर के, 20 रुपये इलाज के,
40 रुपए घूमने के, 20 रुपए स्कूटर के, वो 570 बचाते थे, फिर 430 खर्च करने जाते थे। और इसी चक्कर में उनकी सैलरी चाहे कितनी कम थी, लेकिन उन्होंने अपने जीवन के सारे सामाजिक दायित्व निभाए। तुमको अच्छा खिलाया, पढ़ाया, काबिल बनाया, और जीवन में कभी कर्जा नहीं लिया। अब 30 साल बाद हमारी जो पीढ़ी आई है, जिसके पास घर है, घर बना के दे दिया घर वालों ने, गाड़ी ला के दे दी, पढ़ाई उन्होंने करा दी, शादी उन्होंने करा दी, तो भी और तुम्हारी उनकी 1000 रुपए की तनख्वाह में सब कर गए वो। तुम्हारी 50,000 की तनख्वाह के बाद तुम्हारे 2-2 क्रेडिट कार्ड है, तुम पर्सनल लोन लेके बैठे हो, गाड़ी भी लोन पे, घर भी लोन पे। अरे लीव मी अलोन, इतने कितने लोन भाई समझ तो सही। तो वो वाली बात हो गई ना कि यार मैं दुनिया मुझे कैसे याद रखे, बोले कर्जा लेके मर जा, सब सब याद रखेंगे। सब याद रखेंगे तेरे को। तो कहने का मतलब ये, कर्जे में मत पड़ो, क्योंकि कर्जा बेसिकली क्या है। मुझे बताओ आनंद भाई, बंधुआ मजदूरी कब खत्म हुई थी? बंधुआ मजदूरी देश में कब खत्म हुई थी? 1900s, 1800s। नहीं, खत्म ही नहीं हुई। बंधुआ मजदूरी का मतलब ये है कि आप बंधुआ हो किसी के, आप काम कर रहे हो दिन भर सुबह शाम, और जो पैसा आएगा ना वो मालिक को दोगे, क्योंकि आप तो बंधुआ हो। तो जब आपने ईएमआई ले ली, आप बैंक के बंधुआ मजदूर हो। आप 30 दिन सुबह शाम दिन रात काम करते हो, और 30 दिन की जब तनख्वाह आती है, वो मालिक पहले आपकी ईएमआई ले जाता है। तो अल्टीमेटली जैसे ही आप लोन लेते हो, आप बंधुआ मजदूर होते हो। तो आप लोन लेके कर क्या रहे हो? जैसे आपने कहा, अरे मैंने 10 लाख का लोन लेके मैंने घर बनाया, तो लोन तो 10% देता हूँ, मेरा घर 20% से बढ़ रहा है। बहुत अच्छा काम किया भैया, क्योंकि आपने असेट बनाई, बहुत बढ़िया काम किया। लेकिन लोन लेके किया क्या? बोले घूम क्या है? लोन लेके क्या किया? शादी की है। लोन लेके क्या किया? गाड़ी ली है। अरे भाई ये क्या है? तो अगर ऐसे करते रहोगे तो मिडिल क्लास जिंदगी भर मिडिल क्लास रहेगा। क्योंकि पहले पॉइंट से मैं करता हूँ, जैसे ही बंदा कमाने लगता है ना, रूल ये है, आप जैसे कमाई चालू करो, पैसे को लगाओ असेट बिल्डिंग में, असेट पे इन्वेस्ट करो, असेट से पैसा आएगा, उसको और इन्वेस्ट करो, बड़ी असेट बनाओ, उस पैसे से लाइबिलिटियां खरीदो। पर हमारे समाज ने बना रखा है उल्टा सीधा ट्रैप। ये गरीब आदमी, ये अमीर आदमी, ये बीच में जानता है ना, एक गड्ढे में फंस जाता है, उसको कहते हैं मिडिल क्लास ट्रैप। और वो कैसे बनता है? 22 साल का बच्चा कमाने लगा, उसके आस पड़ोस वाले कहते हैं, अरे भाई अब तो मोबाइल ले ले। अब उसकी औकात नहीं मोबाइल लेने की, 4 लोग ने टोक दिया, और दिखाना भी तो है, तो फिर वो फोन लेगा किस पे? ईएमआई पे। पहली बेड़ी डाल ली, बन गया बंधुआ मजदूर। फिर वो 2 साल काम करेगा, घर वाले कहेंगे गाड़ी तो ले ले, फिर वो गाड़ी लेगा। फिर क्या करे, शादी जीवन में एक बार होती है, धूमधाम से करना। कहते अब तो शादी हो गई बेटा, अब तो तू है ना घर की प्लानिंग कर। तो वो उसकी 22 साल से 35 साल जो प्रोडक्टिव ईयर्स हैं, उसमें उसने जितनी कमाई थी वो कर्जे में डाल दी, और अगले 20 साल का कर्जा लेके और बैठ गया। वो कैसे होगा अमीर? तो मैं तो बोलता हूँ 22 साल से लेके 35 साल के बीच में अगर तुम ठान लो कि कम खाएंगे, कर्जा नहीं लेंगे साहब, तो 35 साल की उम्र तक तुम्हारी इनकम ऐसी हो जाएगी, असेट ऐसी हो जाएगी, फिर देखो तुम 40 की उम्र तक सारे काम करके करोड़पति नहीं होते हो। तो मुझे बताना। मैं एक रियल एग्जांपल देता हूँ। हमारी कंपनी में पिछला जो मेरा स्टार्टअप था, उसमें हमने सीनियर एम्प्लॉय हायर किया था जो IIT एलम था, है ना। पहले महीने के एंड 20-25 तारीख को आया कि यार अगले महीने की ऋषभ सैलरी एडवांस मिल सकती है क्या? ठीक है, ले ले, डन। अगले महीने फिर 25 की जगह 20 को आ गया कि सैलरी एडवांस मिल सकती है क्या? चलो 1 महीने 2 महीने हमने ऑब्लाइज कर लिया, हम भी स्टार्टअप थे, अब इससे ज़्यादा तो हम भी नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट महीने बोला तो हमने कहा नहीं, है ना। उसके बाद जब वो 6 महीने बाद कंपनी छोड़ के गया ना, तब पता चला कि उसने न सिर्फ हमसे 2-4 महीने एडवांस लिया था, कंपनी में कम से कम 10 लोगों से किसी 5,000 किसी 10,000 रुपए ले रखे हैं। इवन चाय वाले से 6,000 रुपए का लोन ले रखा है, चाय वाले से। तो अब बंदा अच्छा पढ़ा लिखा है, सबसे कंपनी में मेरे से ज़्यादा सैलरी मैं उसको दे रहा था, जब स्टार्टअप में था मेरे से ज़्यादा सैलरी उसको दे रहा था, ठीक ठाक सैलरी। और जब उसमें मेरा घर विद बीवी बच्चे चल रहा है, तेरा तो घर चल ही जाना चाहिए ना, तू तो अकेला सिंगल बंदा है, नहीं चल रहा। तो ये ट्रैप हो गया। सेकंड, जब बात हुई एसेट वर्सेस लायबिलिटी की, हमको समझ आ जाता है कि यार कार इज अ लायबिलिटी, कई लोगों को नहीं समझ आता, फोन इज अ लायबिलिटी नहीं समझ आता। लेकिन मैं क्या कहता हूँ, योर फर्स्ट होम इज ऑल्सो अ लायबिलिटी, बिकॉज आप अपना घर कभी नहीं बेचोगे। घर की आपकी मतलब मैंने 50 लाख में भी मेरा फ्लैट खरीदा, वो 1 करोड़ रुपए भी हो गया, तो भी आप उसको बेच नहीं रहे हो। उससे आप खुश मत हो कि यार अब तो मैंने 50 लाख का 1 करोड़। कोई मुझे कहता है मैंने घर की वैल्यू बढ़ गई, मैंने कहा ऐसा है कि जो ये तेरा लिवर है ना, 10 साल पहले ये लिवर बेचता तो 2 लाख मिलते, अब 10 लाख है लिवर की वैल्यू, दे दे थोड़ा सा। नहीं सर बेचेंगे थोड़ी, तो जिसके बेचेंगे नहीं उसकी वैल्यू नहीं लगाते ना, घर तो बेचेगा नहीं, इसकी वैल्यू मत लगा। तो वो भी आप ये सोच के कि यार ये तो चलो अच्छा बात है, एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा अपना, और ये भी बढ़ता रहेगा। या मेरा है ना, इतनी तो रेंट ही चली जा रही है, बहुत सारे लोग बोलते हैं यार मेरी 20,000 तो रेंट ही चल रही है, 40,000 EMI में हो जाएगी, कोई बात नहीं, 15-20 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा देना है, क्या फर्क पड़ रहा है। अरे नहीं, घर के लिए भी देयर आर सम रूल्स, आप सर्च कर लेना कि हाउस बाइंग रूल, उसमें ये फंडा रहता है कि यार अगर आपकी 20 साल की अगर EMI है
और आपका ओवरऑल महीने की जितनी भी आपका इनकम है उसका 30% से ज्यादा अगर आपके ईएमआई के अंदर जा रहा है तो फिर आप प्लीज वो इन्वेस्टमेंट मत करिए। तो अगर मान लो आपकी सैलरी है से 10 लाख रुपए, तो उसमें गणित से कुछ ऐसा आता है कि आपका 40-45 लाख रुपए का ही आप घर खरीद सकते हो। तो कोई बोलेगा 40-45 लाख में तो कुछ आता ही नहीं है, 1 करोड़ रुपए के फ्लैट आ रहे हैं मुंबई दिल्ली में, तो कम से कम 1 करोड़ के आ रहे हैं, तो मत खरीदो अभी। पहले कोशिश करो कि आपकी 10 लाख की सैलरी को 20 लाख करो, तब आपकी 1 करोड़ की घर खरीदने की औकात है। नहीं तो आपकी अभी 40 लाख रुपए की घर खरीदने की ही औकात है, उतना ही घर खरीदो, या प्लीज मत खरीदो। अगर आपको लगता है कि मैं घर खरीदूंगा तो कम से कम 3-4 BHK बड़ा डुप्लेक्स होना चाहिए, तब आप प्लीज वेट कर लो, जब तक आपकी सैलरी बढ़ा लो, उस पर मेहनत कर लो, जब बढ़ जाए तब उस रूल के हिसाब से ही आप अपना घर खरीदना। यार देखो, मैं तो ना कहता हूँ हमेशा लेना चाहिए घर, और घर को प्रमोट करता हूँ, बट छोटे से रूल्स में आप जो बता रहे हो ना, रूल्स को क्रिस्टलाइज भी कर देता हूँ। क्या है रूल्स? सबसे पहला रूल ये होता है कि आप कोशिश करके कम से कम 20 से 25% का डाउन पेमेंट दो ही सही। अगर 20-25% का डाउन पेमेंट नहीं दोगे तो आपकी कैलकुलेशन कभी बैठ ही नहीं पाएगी। इस कंप्लीट जो हम सिनेरियो देख रहे हो उसमें लोन आपका 20 साल का होना चाहिए, ऊपर नीचे ज्यादा कुछ नहीं करना, 20 साल का फ्लैट लोन लेना है। लास्ट आपकी सैलरी का 30-33% तक का उसकी ईएमआई में जा रहा है, वहां तक ठीक है, उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर ये तीनों सिनेरियो पूरे हो रहे हैं और आप घर ले रहे हो तो कोई टेंशन की बात नहीं, आपको बिल्कुल लेना चाहिए। क्योंकि इसमें जो आपने रेंट और ईएमआई वाली बात करी, ईएमआई रिड्यूस होती है, रेंट हमेशा बढ़ती जाएगी इवेंचुअली, प्लस एक इमोशनल वैल्यू भी हमारी अटैच होती है, उसकी भी एक कीमत होती है। सो घर लेना चाहिए, पर इस रूल्स के अकॉर्डिंग, ताकि आप डेट ट्रैप में नहीं फंस जाओ। यहीं से मैं अपने 9th पॉइंट पे आ जाता हूँ। 9th पॉइंट ये है, सबसे बड़ा स्कैम, हम लोग कई स्कैम आजकल एक्सपोज करते हैं, हमारे साथ भी जाते हैं। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा स्कैम इंडिया में ये चलता है, इट हैपेंस ओनली वंस। शादी एक बार होने वाली है। आज के दिन इंडिया 4 लाख करोड़ हर साल शादी पे स्पेंड कर देता है। घर एक बार बनने वाला है, तुम इंटीरियर भी सबसे अच्छे से अच्छा करो, तुम जितने भी पैसा लगा सकते हो सब कुछ लगा दो। गाड़ी तुम एक बार ही लोगे, और उस टीन के डब्बे पे जो जिसकी वैल्यू, देखो अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो, अगर तुम आज एक गाड़ी ले रहे हो और तुम्हारे 5 गाड़ियों जितने पैसे तुम्हारे उस बैंक में पड़े या इन्वेस्टमेंट से पड़े, और तुम आज एक गाड़ी ले रहे हो, चाहे उसकी वैल्यू कुछ भी हो, चाहे वो 10 लाख की हो, चाहे 50 लाख की हो, चाहे 1 करोड़ की हो, तो वो तुम्हारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो तुमने ले लिया क्योंकि उससे ज्यादा तुम अपने एसेट से कमा रहे हो। पर अगर जो तुम गाड़ी ले रहे हो उसकी भी ईएमआई चला रहे हो तुम, और वो भी इसलिए बिकॉज एक टीन का डब्बा तुम्हें अपने दोस्तों को दिखा के शो ऑफ करना है, तो वहां पे तुम ट्रैप होते जाओगे। सो सबसे बड़ा स्कैम इंडिया में ये होता है, सिर्फ एक बार होने वाला है। हनीमून पे जा रहे हो तुम एक बार हनीमून पे जाओगे तो तुम्हारी सैलरी की जितनी, मैंने ऐसे मेरे दोस्त भी देखे जिनके एनुअल सैलरी की जितना खर्चा वो सीधा जाके एक हनीमून पे करके आ जाते हैं। मैं नहीं कह रहा कि वो सही है गलत है, मैं सिर्फ एक सर 6 दिन के हनीमून पे ईएमआई चलती 12 महीने की। 12 महीने की ईएमआई चलती, शादी ईएमआई पे हो रही है भाई। मैं अभी गुड़गांव में अभी रिसेंटली फ्लाइट पकड़ने के लिए गया था, तो वहां पे ईएमआई पे शादी करा रहे हैं। वो तो मैंने देखा, ईएमआई पे शादी करा रहे हैं, ईएमआई पे हनीमून पे भेज रहे हैं, पे लेटर, मैरी नाउ पे लेटर। मतलब तुम करना क्या चाह रहे हो? एक बार होने वाली है, इस ट्रैप में मत फंसो, अपने रूल्स को फॉलो करो, उसके बाद लो। और कार के लिए कभी लोन मत लो। घर के लिए लोन ले रहे हो, बहुत अच्छी बात है, उसका तुम्हें सेक्शन 80C में डिडक्शन मिलेगा, 24B में डिडक्शन मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। जॉइंट ले रहे हो वाइफ के साथ, तो वाइफ को जो रजिस्ट्री होती है उस पर पैसा बचेगा। 80C का डिडक्शन जो अभी तक 1.5 लाख का मिलता है वो 2 लाख का मिलेगा। 24B का जो इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है तुम्हें, अभी तक 2 लाख का मिल रहा था, वो 4 लाख का हो जाएगा, क्योंकि वाइफ और तुम्हारा मिल जाएगा। लो, बहुत अच्छी बात है। पर कार का लोन कभी मत लो, क्योंकि वो सिर्फ तुम शो ऑफ के लिए कर रहे हो। कार का लोन बेकार है, कार का लोन बेकार है। और तुम्हारे जो घर वाले मेन इंस्टाग्राम पे लोग देख के मोटिवेट डिमोटिवेट हो रहे हैं, इतनी जल्दी मोटिवेट डिमोटिवेट मत हो लोगों को देख के कि भाई 20 लाख की गाड़ी ले ली। मेजॉरिटी लोग साला जो 20 लाख 25 लाख 50 लाख 1 करोड़ की गाड़ी दिखाते हैं, आधे तो रेंट पे लेके जाते हैं। मतलब जिसके पास एक्चुअली होगा वो इतना शो ऑफ नहीं करेगा। आजकल तो ये बहुत चल रहा है, ट्रेड विद एक्स ट्रेड विद वाई, कि वो दिखा रहे डेली 25,000 के स्टेटमेंट। भाई वो ऐसे आंसू की गड्डियों से पूछते हैं। हाँ, कि आंसू की गड्डी, ये सब स्कैम है भाई। मैंने आज तक अपना कभी स्टेटमेंट नहीं दिखाया, ना कभी बात करी कि प्रॉफिट कितना। बहुत लोगों ने बोला, अब मैंने मेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने का कारण ये था कि मैं कभी नहीं दिखाऊंगा, बट जिनको लग रहा है कि भाई कमा रहा नहीं कमा रहा, भाई प्राइवेट कंपनी के स्टेटमेंट है, जाके देख लो, तुम समझ जाओगे कमा रहा नहीं कमा रहा। बट जो जेन्युइनली तुमने कभी देखा, जैसे विजय गिड़िया सर को मैं अपना आइडल मारता हूँ स्टॉक मार्केट में, कितने करोड़ कमा लिए होंगे, कभी उन्होंने उनका सुना है कि मेरी नेटवर्थ 1500 करोड़ की हो गई? कभी सुना है उनसे बोलते हुए? ये जीवन का वो है ना कि वो पुरानी कहावत है, अधजल गगरी छलकत जाए। हाँ। जिसके पास नहीं है वही ज्यादा बचता है, जिसके पास है वो शांत है। तो कुल मिला के जिसके पास पैसा है ना वो चुप रहता है, बोले यार नहीं यार। ये आप रूल है ना, अब ये लाइफ में देखो, समाज में जाके देखो, जिसकी सैलरी 25,000 है, कम है, जैसे मान लो सैलरी 25,000 कम लग रही है उसको, तो वो बढ़ा के बताएगा मेरी 45। जिसकी अच्छी है 1 लाख, सुबह तेरी सैलरी कितनी है, मैं यार कुछ नहीं 50-60 बन जाता है। तो जिसकी अच्छी है वो कम बताता है, जिसकी कम है वो अच्छी बताता है। लक्ष्मी को शो ऑफ नहीं पसंद। लक्ष्मी जी का एक रूल है कि उनको शो ऑफ नहीं पसंद, जितना तुम शो ऑफ करोगे उतना जल्दी वो निकलने की कोशिश होती है। 9 पॉइंट कवर हो गए, लास्ट 10वां पॉइंट बचा है। आई एम वेरी श्योर आपको मजा आ रहा होगा, कोई भी कवर कर सकता है लास्ट पॉइंट। 11 हो जाएंगे, कोई बात नहीं, 11 हो जाएंगे, चलो एक बोनस मिल जाएगा। 10 आपसे स्टार्ट करते हैं। बोनस वाला मैं बहुत अगेन एम्प्लॉइज के लिए एक बड़ी बात बोलता हूँ
कि सीटीसी मोह माया है ना। ये जो अभी 25,000 वाली बात हुई ना, मेरे पास अभी मैंने एक पोस्ट डाला था लिंक्डइन पे कि यार जिन जिन लोगों को है ना, मैं सीटीसी पे बेसिकली ये एक ऐसा इंडिया में वो हो गया ना सीटीसी। मैं 10 साल पहले, क्योंकि हम बहुत सारी कंपनीज को कंसल्ट करते हैं पेरोल प्रोसेसिंग में, तो आज से 5-7 साल पहले, 10 साल पहले इतना नहीं था। अभी आप Scam ही हो यकीन गया नहीं है। मानोगे, एक बंदे की इन हैंड आ रही है 33,000 रुपीज और उसकी सीटीसी है 10 लाख रुपए, है ना। सीटीसी में क्या क्या चीजें डाल रहे हैं। सो सीटीसी का मतलब क्या होता है, कंपनी बेसिकली पहले कैलकुलेट करना चाहती थी कि मेरे हर एम्प्लॉय पर मैं कितना खर्चा कर रही हूँ। तो ये तो कंपनी का इंटरनल मैटर है जो उनके सीएफओ को ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन कंपनी ने क्या किया, इसको बना दिया एम्प्लॉयज के लिए, और एम्प्लॉयज भी बड़े खुश होके एक जगह जहां पे उसको इन हैंड 50,000 रुपए मिल रहे हैं लेकिन वहां पे उसकी सीटीसी 6 लाख रुपए दिखी हुई है, वर्सेस एक जगह जहां पे उसकी सीटीसी 10 लाख है लेकिन इन हैंड 40,000 मिल रहे हैं। तो लोग बताने के लिए लोग ये वाली 10 लाख वाली सीटीसी कर दे रहे हैं। अब मैं उस सीटीसी में कुछ भी जोड़ दूं। अरे मैंने तो अभी देखा कि वो हेल्थ इंश्योरेंस का 10 लाख का कवर था, उसको सीटीसी मान लिया। अभी ये तो आईटी जोधपुर में कहीं किसी ने डाला था, आईटी जोधपुर के बंदे ने, कि यार हेल्थ इंश्योरेंस कराई कंपनी ने, उसके 500,000 रुपए 2,000 रुपए प्रीमियम है और उसका 10 लाख रुपए का कवर मिल रहा है, तो 10 लाख रुपए सीटीसी में ऐड कर दिए, तो सीटीसी हो गया 18 लाख रुपए जो भी हो, है ना। तो प्लीज ये सीटीसी के ट्रैप से बचो। हमेशा जिस भी कंपनी में बात करो वहां पर जाके ग्रॉस सैलरी पूछो एंड फाइनली इन हैंड सैलरी पूछो। ग्रॉस और इन हैंड, दीज आर द रियल नंबर्स। सीटीसी मोह माया है। उन्हीं एम्प्लॉयज के लिए एक और चीज बोलता हूँ कि ऐसी कंपनी में प्लीज काम मत करो जहां पे आपका वर्क लाइफ बैलेंस बिल्कुल लगी पड़ी हो, और स्पेशली वहां पे जहां पे वर्क लाइफ बैलेंस नहीं हो और रिवॉर्ड भी आपका नहीं मिला, ESOPs भी नहीं हो, ESOPs भी नहीं ESOPs भी नहीं हो। क्योंकि अगर आप सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक वहां पे रगड़ रहे हो और सैटरडे संडे को भी आपके पास कॉल आ रहे हैं, तो आपके पास अपने जिंदगी में बाकी जो मैंने बोला ना, रिस्क लेनी पड़ेगी, अपने पैशन पे काम करने पड़ेगा, कुछ साइड हसल करनी पड़ेगी, नहीं तो आप वो नौकरी का पैसा ही कमाते रह जाओगे। वो करोगे कब? तो अगर आपके पास वर्क लाइफ बैलेंस के साथ साथ ESOPs भी नहीं है तो प्लीज वो कंपनी छोड़ो। और जहां पे आपका सीटीसी बहुत इन्फ्लेट होकर आ रहा है और आपका इन हैंड कुछ मिल ही नहीं रहा है, प्लीज वहां पे तो आप वो तो कंपनी बिल्कुल ही आपके लिए सही नहीं है, वो सिर्फ शो ऑफ है। इनफैक्ट ज्यादातर जो आईटी कंपनीज है ना, बड़ी बड़ी, ये सारी की सारी ये कर रही है, ग्रेचुइटी को सीटीसी में डाल रखा है, आपको जो पेड लीव मिल रही है उसको सीटीसी में डाल रखा है, ऐसे ऐसे कंपोनेंट सीटीसी में डाल रखे हैं। मैं अभी इस पे एक वीडियो बनाने वाला हूँ, 10 से 15 मेरे पास लोगों ने भेजे, बहुत सारे लोगों ने भेजे कि यार ये हमारे दुखती दशा सैलरी है। स्ट्रक्चर्स हैं, और मैं हैरान हूं कि लोग कंपनी उसमें क्या क्या डाल देती है और लोग क्या क्या एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ, और बड़े खुशी और से शादी हो बताते जाती हैं है। 18 लाख रुपए मेरी सीटीसी है। मेरी सीटीसी इतनी है। अच्छा, आम आदमी के लिए 18 लाख की सीटीसी, मैं दिमाग का 1.5 लाख मिलते हैं भाई को। अब वो उसकी शादी हो रही है उस बात पे कि चलो ठीक है यार, इस सीटीसी के बेसिस पे गाड़ी अच्छी दे देंगे ससुर जी, लेकिन उसको पता नहीं ससुर जी उसी गाड़ी के पीछे बांध के ले जाएंगे जब इनहैंड पता चलेगी। ओह माय गॉड। ओके, चलो, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखो जी, क्विक रिच स्कीम जितनी भी होती है वो सब क्विक पुअर आप स्कीम वॉरेन होती है। बफेट के फैन हो यार, सारे आपके पॉइंटर्स वॉरेन बफेट के डायलॉग से होना ही चाहिए, इंस्पायर्ड है। फैन हाँ, होने लायक वो बंदा है उसके वो। fan होने लायक 100% यार, मतलब वो क्या एक्चुअली सटल बना ये ग्राउंड वॉरेन बफेट की ग्राउंड वाला बंदा है ये। हम्म। ग्राउंड वाला बंदा है वो हवा की बातें नहीं करता, इसलिए पसंद है। तो क्विक रिच जितनी भी स्कीम है वो बेसिकली क्विक पुअर बनाने वाली स्कीम है। और ये आदमी इसमें क्यों फंस जाता है, इसमें देखा जाए ना, देखो गरीब आदमी, जैसे इन्होंने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था कि यार किसी के पास 1 करोड़ रुपए है, वो एफडी भी कराएगा तो उसके 9 लाख मिलेंगे, बट जिसके पास 9 लाख, बेचारा 1 करोड़ कैसे बनाएगा? उसकी जर्नी कंपाउंडिंग होती है, कंपाउंडिंग थोड़ा लंबा टाइम लेती है। अब लंबे टाइम के चक्कर में आदमी रुक नहीं पाता। मुझे पता है कि आज 9 लाख रुपए 1 करोड़ बनाने के लिए कंपाउंडिंग लगेगी, 15 साल लगेंगे तब बनेगा, मान लो। अब 15 साल मेरे पास है कहाँ? मैं इंस्टाग्राम खोलता हूँ, इस दोस्त ने आईफोन लिया है, उस दोस्त ने गाड़ी ली है, ये घूमने गया है, लग रहा है यार सब जिंदगी में चिल कर रहे हैं, साला मैं ही रह गया। फिर उसके बाद फिर वाइफ कुछ ताना मार देगी, अरे यार तुम तो ऐसे, अरे ठीक है। मम्मी पापा कहते हैं अरे तेरे को इतना पढ़ाया लिखा है, तू साले ऐसे। आदमी तो साला मम्मी का भी यार, मम्मी के लिए भी कुछ करना है, पापा के लिए कुछ करना है, वाइफ के लिए भी करना है, दोस्त भी आगे बढ़ गए, और इस साला कंपाउंडिंग तो 15 साल ले रही है यार, अब क्या करें? उसी समय कोई कहता है 21 दिन में पैसा डबल। अरे तू यार इधर क्रिप्टो में डाल रहा है क्या? 1 रुपए के 100 रुपए बन रहे हैं 6 महीने में, और अच्छा ले डाल। अरे भैया इस स्कीम में ऐसा कर दे। तो ये जितनी भी क्विक रिच बनाने वाली स्कीम है, ये क्विक रिच उसको बनाती है जिसने ये स्कीम लाई है, तुमको तो क्विक पुअर ही बनाएगा। तो इस चीज से, लालच से हमेशा दूर रहो। देखो लालच से तुम दूर रहोगे, लंबी पारी खेलोगे ना तो खेल जाओगे। और अगर तुमने कहा भाई छोटी पारी, तो T20 वाला मैच नहीं खेलना लाइफ में कि भाई इस ओवर में ही रन बनाना है, सारे छक्के अभी के, मेरे को 25 साल, वो कई लक्ष्य बनाते ना कि मैं 25 की उम्र तक इतने करोड़, और 30 तक इतने, 35 में ये, 40 में रिटायर। मत बनो 40 में नहीं भाई, 50 में रिटायर हो जाना। पर धीरे धीरे कर ले, हौले हौले कर ले, धीरे धीरे हौले हौले करते चांस है, क्योंकि तुम गेम में बने हुए हो।
तुमने जल्दीबाजी के चक्कर में आउट हो जाओगे। तुम ये बोलो मैंने 1 ओवर मेडन निकल गया, 2 ओवर मेडन निकल गया, फर्क नहीं पड़ता। तुमको पिच पे टाइम हो गया ना, तुम बॉल पढ़ने लग गए ना, अब मार देना जिस भी बॉल पे चाहो छक्का। लेकिन तुमने क्या पहली बॉल पे आधे क्रिच पे बोले मैं ही बनूंगा बीवेन रिचर्ड्स, तो भैया फिर आउट होके घर बैठ जाओगे। और वो एक खड्डा जो है, जैसे मैंने कहा ना, वो फैक्ट है, 70% इंडियंस की हालत है, एक बीमारी उनको गरीब बना देगी। एक बीमारी पूरी सेविंग खा जाएगी, 70% इंडियंस की हालत है। वैसे ही एक स्कैम उनकी ऐसी हालत करेगा। एक बताऊं आपको, स्कैम अभी रिसेंट हुआ है, अभी 15 दिन पहले हुआ है। एक 83 इयर्स के सीए साहब थे, गुजरात की स्टोरी है। उनको एक ऐसी वेबसाइट मिली जहाँ पे सपोज कोई आईपीओ भर चुका है, वो उनको दिख रहा है अच्छा आईपीओ है। उस वेबसाइट में वो अपना डीमैट अकाउंट उन्हीं का डीमैट अकाउंट खोला, वैसे ही उस वेबसाइट में बनाते, उस वेबसाइट से वो अप्लाई करते, उनको अलॉटमेंट मिल जाता। उनका चमत्कार। आपको दिख रहा है कि एक स्टॉक अपर सर्किट पे लगा हुआ है, आप नहीं ले सकते, आप उसी शेयर को लोअर सर्किट के प्राइस पे ले पा रहे हो, किसी को नहीं बता रहे और उन पे उसको प्रॉफिट होते जा रहा है। वहां पे उन्होंने रफली अपने 2.5 करोड़ रुपए लगा दिए। 2.5 करोड़ के उनके 5.5 करोड़ रुपए हो गए। जब उन्होंने कहा यार 5.5 तो बहुत हो गया, अब तो मजा आ गया यार, मजा नहीं लाइफ यार, रिटायरमेंट में जितना मैंने 50 साल कमाया इतना मैंने 5 महीने में कमा लिया। 5 महीने में उन्होंने डबल कर लिया अपना पैसा। उन्होंने कहा मेरे को मेरा पैसा वापस दे दो। पहले उनसे मांगा गया कि भाई तुम्हारे टैक्स लगता है 10% इक्विटी का। उनका हाँ यार ये तो पता है मेरे को 10% टैक्स लगता है, तो 2 टैक्स। तो पहले उन्होंने 10% का टैक्स दिया। 5 करोड़ पे 10% का टैक्स, मतलब उन्होंने 2.5 करोड़ का कुछ प्रॉफिट है, 2.5 करोड़ पे 10% का 20-25 लाख रुपए टैक्स भरा। जब फिर उन्होंने कहा विड्रॉ करो, उन्होंने कहा बस अब लास्ट आप 1% अपने टोटल कैपिटल का विड्रॉ कर दो, जो हमारी फीस हो गई क्योंकि आपने हमारा प्लेटफॉर्म दिया, उसके बाद अपना सारा पैसा ले आ सकते हो। तब उनको चमक गया कि भाई ये तो कोई फ्रॉड हो गया है, क्योंकि तो पैसे पे पैसे मांगे जा रहे हैं। और पता चला कि जिधर वो पैसा लगा रहे थे वो एक फ्रॉड डमी प्लेटफॉर्म उनके लिए ही बना रखा था, उनके ऐसे लोगों के लिए ही, जहां पे वो पैसा तो लगा रहे थे और जो दिख रहा था वो था कुछ भी नहीं, वो सिर्फ डमी था और उनका पैसा सारा का सारा गया, जीरो। ये रीसेंट केस है 15 दिन पहले का। अभी पढ़ा, मेरा दिमाग खराब हो गया कि ये वो सीए थे। सबसे मेन बात है, ही वाज अ लर्नेड सीए, 50 इयर्स के सीए का एक्सपीरियंस। मतलब वो आम आदमी नहीं था कि जिसको इतनी आसानी से आप बेवकूफ बना सकते हो, पर वो इतना लालच था उसमें कि आप आईपीओ में कंफर्म्ड अलॉटमेंट। सोचो, वाह, लालच और डर ही मारता है आदमी को। दो ही लालच और डर ही मारता है। लालच ही डर मारेगा। परफेक्ट। एक बोनस टिप और बता देता हूँ। हाँ, और ये बड़ी अजीब सी बात है, अगर आपको मिडिल क्लास से बाहर निकलना है ना, तो ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइल करो रिटर्न। परफेक्ट एंड। पता है क्यों? क्योंकि है ना, मतलब सरकार भी समझदार है कि यार इंडिया में है ना, लोगों के हाथ में पैसा दे दिया तो वो यही इस तरह की वेबसाइट में लगा देंगे, आईपीओ में पैसा लगा देंगे, या आपके पास कॉल आएगा टेलीग्राम से पैसा डबल हो रहा है, टेलीग्राम ये टास्क कर लो, आप ये लाइक कर दो, आपका पैसा डबल हो जाएगा। वहाँ लगा देंगे। कई जगह इधर उधर, मतलब कमाया तो 500,000 रुपए, गंवाए लोगों ने 10-10 लाख रुपए। मेरे पास बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स हैं। तो सरकार ने क्या कर रखा है कि यार आपकी सबसे पहले 1.5 लाख रुपए की आपकी पीपीएफ ईपीएफ में पैसा डलवा देते हैं, जिससे आपका इन्वेस्टमेंट भी हो जाता है, रिटायरमेंट भी हो जाता है। थोड़े आप समझदार हो तो एलएसएस में डाल दो, तो आपका इक्विटी में भी इन्वेस्ट हो गया। ठीक है, आपके यहाँ पे चिल्ड्रन एजुकेशन और ये सारी चीजें एग्जम्प्ट हो गई। इवन इसमें एक अलाउंस है, जैसे प्रोफेशनल इन्हेंसमेंट अलाउंस या एजुकेशन अलाउंस, अगर आपको कंपनी देती है, आप अपने करियर के साथ साथ पढ़ना चाहते हो, तो वो पूरा इन्होंने एग्जम्प्ट कर रखा है। इन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस एग्जम्प्ट कर रखी है। तो बहुत सारी सोची समझी चीजें इसमें डाली गई है। जो आपने बोला ना, सबसे पहले इंश्योरेंस लो, उसके बाद इमरजेंसी फंड बनाओ गवर्नमेंट वाली, उसके बाद आप इक्विटी में डालो। ये सारी ओल्ड स्कीम में कर रखी है। लेकिन जैसे ही पिछले 2-3 सालों से न्यू टैक्स रिजीम आई ना, सब नए लड़के भाग रहे हैं कि यार हमें ये सब नहीं करना, माता बोड़ी हम तो। भैया आप मानोगे नहीं, जैसे हम लोग म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, लोगों का म्यूचुअल फंड मैनेज करते हैं, पिछले 2 साल में जिसमें न्यू टैक्स रिजीम आई है, कम से कम 500 ऐसे इन्वेस्टर्स थे हमारे पास जो सिर्फ और सिर्फ ईएलएसएस करते थे। अब उन्होंने ईएलएसएस बंद कर दिया, अब उनका इन्वेस्ट बंद। अब जो है सिर्फ खर्चा हो रहा है। अब जो 5 ये सारे के सारे ऐसे बच्चे थे जिनकी हमारी एसआईपीज अभी सब स्टॉप करी उन्होंने कहा कि यार फैमिली थी जो हमारे पास इन्वेस्ट करी थी, उनकी बच्चे की एसआईपी चल रही थी क्योंकि 80 से में रिडक्शन चाहिए था, बाकी वो कहता था मैं नहीं बचाऊंगा। न्यू टैक्स रिजीम में आने की वजह से जो उनका महीने का 12,500 रुपए बच रहा था वो भी बंद हो गया। अब ऐसे समझो, इसमें जो आपने लाइन बोली ना कि ओल्ड रिजीम में टेंशन थी तो छोड़ दिया, न्यू रिजीम आसान थी, तो सिंपल लाइन है, इजी इज हार्ड, हार्ड इज इजी। वाह, सिंपल। जहां तुम सोचोगे ना यार ये जिंदगी में ये हार्ड है, ये एक्सरसाइज करना हार्ड है, डाइट करना हार्ड है, ये हार्ड चीज ही तुम्हारी लाइफ इजी बना रही है। और जहां तुम इजी में चल गए, वो लाइफ आगे जाके तुम्हारी हार्ड हो गई। तो तुम्हारी ओल्ड रिजीम हार्ड है भरने में, वो तुम्हारी लाइफ इजी बना रही है। जहां तुम इजी में चले गए, तुम्हारी जिंदगी हार्ड हो गई। अमेजिंग। बहुत हार्ड बोला ना? हाँ, बहुत हार्ड बोला। बहुत हार्ड। तो ये हो गया आप सभी के लिए 10 पॉइंट्स प्लस बोनस की 2 टिप्स। आई होप ये डिफरेंट टाइप का वीडियो था जो आपको मजा आया होगा। मजा आया हो तो डू लाइक, डू सब्सक्राइब। भाई लोगों के चैनल तो आई एम वेरी श्योर आपने ऑलरेडी देख रखे होंगे और सब्सक्राइब कर रखे होंगे। नहीं भी कर रखे तो इनको मैंने टैग आपको डिस्क्रिप्शन में कर दिया, आप चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू गाइस। थैंक यू जी।